अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फसीह रहमान और आप देख रहे हैं एनएफ साइंस एकेडमी। आज की जो वीडियो है, इवन वीडियो सीरीज जो है, ये जो प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। एस चांद ऑब्जेक्टिव फिजिक्स जो है उसके सारे एमसीक्यूज मैं यहाँ पे वन बाय वन सॉल्व करूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और रिगरसली जिस तरह से हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे डिटेल से बताऊंगा। अब ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं अगर आप पीपीएससी लेक्चरर फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, केपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इवन एमडी कैट एमसेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इजी एमसीक्यूज भी हैं और डेफिनेटली डिफिकल्ट एमसीक्यूज भी हैं। तो सारे एमसीक्यूज को मैं यहाँ पे डिटेल से सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से शुरू किया, यूनिट 2 से शुरू किया, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो इसमें जो पहला एमसीक्यूज है वो क्या है? टू फोर्सेस, वन ऑफ 1 न्यूटन एंड अदर इज 6 न्यूटन एक्ट्स अपॉन ए बॉडी। ठीक है, एक बॉडी पे लग रही है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर अननोन, मतलब ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन बॉडी का जो हमारे पास फोर्सेस है उसका रिजल्टेंट क्या होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे सिंपली कह लेता हूँ कि अगर मेरे पास ए जो है वो मेरे पास 10 न्यूटन है सिंपली, और मेरे पास जो बी है वो मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास 6 न्यूटन है। ओके, अब हमने ये देखना है कि रिजल्टेंट कितना होगा। अब दो चीजें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये कि मैक्सिमम मैं कितना इससे रिजल्टेंट ले सकता हूँ, और दूसरा मिनिमम कितना रिजल्टेंट ले सकता हूँ। तो जब मैं मैक्सिमम रिजल्टेंट की बात करूंगा तो इसका मतलब होगा कि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब, फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए और मैं दूसरे वेक्टर का कलर चेंज करता हूँ। दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी, फॉर एग्जांपल ऐसे है, हेड टू टेल से अगर मैं ऐड करूंगा तो पैरेलल है एक दूसरे के, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा। कैसे? वो मैं इस कलर से लगाता हूँ कि ये मेरे पास आ जाएगा रिजल्टेंट। और ओके, इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम रिजल्टेंट मुझे मिलेगा दो वेक्टर्स का, वो तब मिलेगा जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। तो उस वक्त मैं जस्ट इनकी वैल्यूज को अलजेब्रिकली सम कर लूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा जी? मैं लिखूंगा कि मैक्सिमम जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो है जब मैं ए की मैग्नीट्यूड को ऐड कर दूं सिंपल बी की मैग्नीट्यूड में, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 न्यूटन। दैट इज फाइन। ओके, तो इसका मतलब मैक्सिमम मैं 16 न्यूटन ले सकता हूँ। मिनिमम मैं कितना ले सकता हूँ? तो मिनिमम के लिए जो कंडीशन है, मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों वेक्टर्स एंटाई पैरेलल हों। फॉर एग्जांपल, एंटाई पैरेलल का मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर ए है जो कि मेरे पास ये है, और मैं बी की कलर चेंज कर लेता हूँ, बी मेरे पास एंटाई पैरेलल है लाइक दिस वन। ओके, अब हमें पता है हेड टू टेल रूल से मैं ऐड करूं कि पहले का हेड दूसरे की टेल से मिला दिया हुआ है, तो अब जो रिजल्टेंट होगा वो मेरे पास क्या होगा? पहले की टेल से दूसरे के हेड तक, तो मेरे पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा जो कि आर है। अब ये वो कंडीशन है जब मेरे पास मिनिमम रिजल्टेंट आ रहा है। तो इस केस में मतलब क्या करूंगा मैं? ए में से बी को माइनस कर दूंगा सिंपली, ए माइनस बी। तो आई विल एंड अप विद 10 - 6 इज इक्वल टू द 4 न्यूटन। ओके, इसका मतलब है कि मेरे पास जो ए और बी के एडिशन से, वेक्टर एडिशन से जो रेंज है वो मेरे पास कितनी है? रेंज मेरे पास कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 4 to 16 न्यूटन। ओके, तो इसके रेंज में मुझे कोई भी रिजल्टेंट मिल सकता है। अब आ जाते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो ये लिखा हुआ है बिटवीन 6 and 10। नॉट एट ऑल, इसे नीचे भी आ सकती है, उससे ऊपर भी आ सकती है, तो ये ऑप्शन नहीं है, इसको मैं कट लगा देता हूँ। जो दूसरा ऑप्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो, 4 to 16। ओके, यस, हमें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, एंड दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास जो रेंज है वो ये आई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वेक्टर्स, इज और वेक्टर। डेफिनेटली हमें पता है प्रेशर को कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ऐसा वेक्टर जिनको डायरेक्शन की जरूरत ना हो वो हमारे पास स्केलर्स होते हैं, और ऐसे वेक्टर्स, सॉरी, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन की जरूरत होती है उनको वेक्टर्स कहते हैं। तो पावर जो है उसको भी कोई जरूरत नहीं है डायरेक्शन की। ओके, करंट लगता है कि उसकी कोई डायरेक्शन होती है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम हेड टू टेल रूल से ऐड करें वो वेक्टर होती है। तो हम करंट को हेड टू टेल रूल से ऐड नहीं करते, तो ये भी नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो सिंपल है, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट चलते हैं। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, दो फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, हैव रिजल्टेंट विद इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू आइदर। ओके, जो रिजल्टेंट भी आ रहा है वो भी उनके बराबर ही है। द एंगल बिटवीन दैम। वाओ, बहुत मजे का सवाल है। अब यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं कि अगर दो मेरे पास वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए वेक्टर है और मेरे पास बी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये मेरे पास बी वेक्टर है, तो ये मेरे पास इन दोनों के दरमियान एंगल है।
ठीक है, ये दोनों एंगल है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम लेते होते हैं। लेकिन अब मैं हेड टू टेल से इसको ऐड करूं, हेड टू टेल रूल से, तो मैं इसको इस तरह से ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास बी है और एंगल मेरे पास होगा यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ए और बी के दरमियान का एंगल है। ओके, अब मैं अगर इसका रिजल्टेंट देखूं, मैं इसको ग्रीन से करता हूं, तो मेरे पास ये रिजल्टेंट आ रहा है। ये तो बड़ा है, ए और बी दोनों को मिला के बड़ा है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो ये कि अगर मैं इस बी को इस साइड पे रोटेट करूं, मतलब कि मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे ले आऊं, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट होगा वो स्मॉल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मुझे ऐसे ही करना है कि ए और बी दोनों बराबर है, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट हो वो भी बराबर आना चाहिए। तो मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ नेक्स्ट में कि ये मेरे पास ए है, ठीक है। अब बी को मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ऐसे। ओके, तो अब मेरे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो है मेरे पास ये। गुड। तो यस, तो अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लूं, ठीक है, मींस कि ये बी बराबर हो बी के, ए बराबर हो बी के, बी बराबर हो आर के, तो इसका मतलब है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। तो उस वक्त हमारे पास जो होगा ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा। अब हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसकी इंटरनल एंगल जो होते हैं वो 60-60 के होते हैं। ओके, अब ए और बी में कितना एंगल होगा, तो आपको लगेगा कि 60 है। नॉट एट ऑल, ये इंटरनल एंगल है, हमें एंगल फिर भी यहां से फाइंड करना है, ये वाला, जो कि कितना होगा जी, 120 होगा। 120 मुझे कैसे पता चल गया, मुझे इतना पता है, मुझे क्या पता है, जितना पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है वो होता है 180। और अगर ये 60 है तो फिर डेफिनेटली जो बाकी बच जाएगा वो 180 में से 60 निकालेंगे तो 120 बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो है 120। ओके, ये तो था सिर्फ डायग्राम्स को सोच के करने के बाद। लेकिन इसका दूसरा मेथड भी है जो कि बड़ा ही मैथमेटिकल है, कि मेरे पास क्या है जी, ए प्लस बी के साथ मेरे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आर आ रहा है, और कंडीशन क्या है कि ए इज इक्वल टू बी एंड इज इक्वल टू आर एज वेल। तो ये मेरे पास कंडीशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास वेक्टर्स हैं। अब मैं इनको दोनों साइडों पे स्केयर ले लेता हूँ। तो स्केयर मेरे पास कैसे आएगा, मेरे पास आ जाएगा ए मॉड स्केयर प्लस बी मॉड स्केयर प्लस 2a mod b into cos of theta is equal to c mod square। ओके, वेल, अब मुझे ये बताएं कि ये सारे बराबर हैं, तो मैं बजाय के ए बी सी आर लिखूं, ए बी आर लिखूं, मैं सिर्फ ए लिख लेता हूं, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगा ए स्केयर, और ये भी क्या आ जाएगा, ए स्केयर। ओके, अब ये तो कट गया, ठीक है, कट गया। अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ और इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ ए स्केयर, ए लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a स्केयर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए स्केयर, ए स्केयर से कट गया और ये साथ माइनस साइन भी। तो मेरे पास जो कॉस ऑफ थीटा आ रहा है वो आ रहा है -1/2। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करें तो मुझे पता है कि 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 60। मीन्स के अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 है तो वो होता है 60, अगर -1/2 है तो एक वैल्यू आती है 120। ठीक है, तो यहां से भी हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, 120 का आएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी वजह से हमारे पास जो एंगल की वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी 120। अब ये दो वेज हैं इसको सॉल्व करने के। पहला वी कैन से कि शॉर्ट वे है, अगर आपको उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। दूसरा सिंपली जिसको हम लेके चल सकते हैं वहां से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। अच्छा, वन ऑफ द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इज 10। अच्छा जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, मतलब एक वेक्टर को जब हम एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं तो उसमें से एक कंपोनेंट जो है वो 10 न्यूटन है, एंड इट मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द फोर्स। ओके, तो हमें चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स चाहिए। तो हम सिंपली पहले क्या कर लेते हैं, एक ऐसा डायग्राम बना लेते हैं कि मेरे पास ये है जी फोर्स, ये फोर्स है, एफ है, और डेफिनेटली इसके दो कंपोनेंट होंगे। इसके कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं। एक कंपोनेंट कौन सा है जी, ये वाला एफ वाई होगा, और ये वाला क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। वेल, दैट इज क्लियर। और एंगल कितना बना रहा है, 60 का, तो डेफिनेटली ये एंगल बन रहा है 60 का। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि जो 60 का एंगल बना रहा है वो है भी 10। ठीक होगी, ये 10 हमने कर लिया। अच्छा, फोर्स चाहिए,
तो हमें पता है, हमें बड़ा पता है, अभी हमने किया है थोड़ा सा काम ऐसे किया है कि कॉज ऑफ थीटा मेरे पास होता है बेस जो कि एफ ऑफ एक्स है ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसी को ही मैं यूज करके मैं एफ की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। दैट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो इसमें मैं जस्ट वैल्यूज पुट करूंगा। कॉज ऑफ थीटा की जगह मैं क्या लगा दूंगा, कॉज ऑफ 60 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कितना है 10 ओवर एफ। तो इसी को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 10 ओवर कॉज 60 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 ओवर 1 ओवर 2, क्योंकि हमें पता है cos 60 कितना होता है 1 ओवर 2 एंड दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। वाओ, और यही हमें चाहिए था और बड़ा इजी से हमने इसको कर लिया। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो ये हमने देख लिया ना, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिए हैं, वन ऑफ द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जिसकी वैल्यू कितनी थी 10 न्यूटन थी। अब हमें पता है कि जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से या तो बराबर हो सकती है मैक्सिमम, या इसकी अपनी वैल्यू अपने कंपोनेंट से ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कंपोनेंट की वैल्यू इससे ज्यादा हो, फोर्स से ज्यादा हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मींस के क्या है कि आपके पास ये जो आंसर है ये वाला, ये तो कभी हो ही नहीं ना सकता, क्योंकि फोर्स की वैल्यू 10 से तो एटलीस्ट बड़ी होगी। तो पहला ऑप्शन तो कभी भी नहीं ना हो सकता। अब इन तीनों में देखना है हमने। ठीक है, तो डेफिनेटली हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा 20 एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन।